हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्ड सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी एसएससी की पॉलिटी स्टार्ट की थी, तो कल हमने अपने फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों को हमने कल समाप्त कर दिया। ठीक है, 6 पार्ट बने, उसके कुल मिलाकर 6 पार्ट में अपने पूरे मौलिक अधिकार कवर हो गए। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, आज से हमें पढ़ना है अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे आज से हम? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुल अनुच्छेद तो आज हम मात्र 36 से लेकर अपने अनुच्छेद 40 तक जानेंगे और ये जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कितने। इसमें 36 से लेकर कुल मिला के 50 अनुच्छेद हैं, परंतु आज हम सिर्फ 36 से 40 में जानेंगे। ये अपना पार्ट 1 है, अगले पार्ट में पूरे खत्म हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी लिख के चलेंगे, ये याद रखना आप। क्या? डीपीएसपी। ठीक है, क्या है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, अब देखो ये है ना, जो ये संविधान के भाग 4 में है, मतलब पार्ट 4 भाग 4 में है। ठीक है, इसमें कुल मिला के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कितने हैं अनुच्छेद? 36 से 51। आज हम अनुच्छेद 36 से 40 तक के बारे में जानेंगे। प्रेरणा स्रोत मतलब कहाँ से ली गई है ये अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली हमें इसकी? आयरलैंड के संविधान से। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, जहां पर भी समझ जाना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखो, इसका प्रथम उद्देश्य है अपना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य मतलब जहां पर सिर्फ लोगों का कल्याण हो, ऐसे राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो ये अपने 2 प्रकार के उद्देश्य हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब हम पहले कुछ देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं। ठीक है, किस प्रकृति के हैं? सकारात्मक। और इनका जो न्यायिक रूप है ना, मतलब ये न्यायिक रूप से लागू नहीं होते हैं। डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये न्यायिक रूप से लागू नहीं होते, ये याद रखना है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए देखो अनोखी विशेषता किसने कहा है? BR अम्बेडकर जी ने। BR अम्बेडकर जी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्या कहा है? अनोखी विशेषता, ये याद रखिएगा। संविधान की आत्मा किसने कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए? तो G. ऑस्टिन ने क्या कहा है इन्हें? संविधान की आत्मा। ठीक है, G. ऑस्टिन ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है, ये याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद सत्य का कूड़ादान, सत्य का कूड़ादान भी कहा गया है इसे, तो ये TT कृष्णामाचारी ने कहा है। ठीक है, ट्रू डस्टबिन TT कृष्णामाचारी ने कहा है। और एक देखो ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे, ये किसने कहा है? ये KT शाह ने कहा है। पूरा नाम भी लिखा है, KT शाह ने कहा है ये। ठीक है, किसने कहा है? KT शाह ने कहा है कि ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे, KT शाह ने कहा है। और संविधान के जीवनदायी प्रावधान ये LM सिंघवी जी ने कहा है। इनके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने क्या कहा है पहले वो बता रहे हैं। संविधान के जीवनदायी प्रावधान LM सिंघवी ने। और लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो KC व्हीयर ने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। केनेथ क्लिंटन विलियर, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने क्या कहा, ये यहाँ क्लियर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं किसमें कौन से कहाँ कितने कितने अनुच्छेद हैं। तो 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है अपना सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, मतलब इसमें सामाजिक और आर्थिक ये सिद्धांत होगी। दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत।
तो देखो सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत अपना अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47, ये सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48, ठीक है। उदारवादी के अंतर्गत अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51, ठीक है। आज हमें कौन से, आज हम अनुच्छेद अपने 36 से 40 तक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के अनुच्छेद देखते हैं। अब हम पहला अनुच्छेद अपना अनुच्छेद नंबर 36, क्या, तो देखो अनुच्छेद 36 क्या कहता है। हमने एक अनुच्छेद पढ़ा है भाग 3 में, मौलिक अधिकार के भाग 3 में अनुच्छेद पढ़ा है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 है वो, ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो वो ही है अनुच्छेद 36 में, क्या, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई, यही वही है जो भाग 3 मौलिक अधिकार में दी गई है, ठीक है, और कुछ नहीं है उससे अलग। ये इस प्रकार से अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, ये देखो अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्या, अनुच्छेद 37 अपना क्या कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट आप याद रखना। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कोई व्यक्ति अदालत में जाकर यह नहीं कह सकता कि सरकार ने किसी नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं किया, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर यह नहीं कह सकता है कि सरकार ने किसी नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं किया, क्योंकि जब उनने पेश ही नहीं किया है तो वो उसका वो निराकरण कैसे करेंगे, इसलिए, ठीक है। दूसरा, फिर भी ये तत्व देश के शासन में बुनियादी दिशा निर्देश हैं। देखो सरकार का क्या है, देखो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को जितना संभव हो सके उतना लागू करने की कोशिश करे, ये सरकार का कर्तव्य है। मतलब पहली मुख्य बात क्या है कि 37 अनुच्छेद 37 में क्या कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है अनुच्छेद 37। अब देखो इससे सीधा साधा निष्कर्ष क्या निकला अपना, यदि हम सरल शब्दों में कहें तो कि नीति निर्देशक तत्व न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसके द्वारा लागू नहीं है, परंतु ये राज्य की नीति निर्माण के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। मतलब राज्य के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, परंतु न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था अपना अनुच्छेद नंबर 37। अब अगला अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि सामाजिक न्याय और जन कल्याण को बढ़ावा। अनुच्छेद 38 में क्या, सामाजिक न्याय और जन कल्याण मतलब लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये अपना अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें क्या हो, न्याय हो, समानता हो और स्वतंत्रता हो। ये तीनों चीजें हों। राज्य एक ऐसा क्या बनाए, सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए राज्य को जिसमें न्याय हो, सभी को न्याय प्राप्त हो, सभी को समानता प्राप्त हो और सभी को स्वतंत्रता भी मिले, ठीक। और इसमें और क्या है, यह न्याय 3 स्तरों पर, मतलब जो न्याय दे रहे हैं वो 3 स्तरों पर, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय। इसका सीधा साधा अर्थ यह निकलता है कि राज्य का दायित्व है कि समाज में भेदभाव को समाप्त कर एक ऐसा वातावरण बनाए जहां सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिले। सीधा और सरल अर्थ मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मात्रा अगर इतना भी याद रखेंगे ना तो भी आपको पूरे तरीके से याद रहेगा। तो ये क्या है कि सीधा और सरल अर्थ क्या है इसका कि सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिले, ऐसा राज्य, ऐसी एक समाज में व्यवस्था हो, ये कहता है इसका, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना। तो इस प्रकार से ये था अपना
अब अनुच्छेद 38 में 2 है, अनुच्छेद 38 खंड 2, इसमें क्या असमानता को कम करना, अनुच्छेद 38 खंड 2 में क्या असमानता को कम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि राज्य को देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच और विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच आय, स्थिति, सुविधाओं और अन्य अवसरों में जो असमानता है उसे कम करना चाहिए। हाँ, राज्य को कम करना चाहिए, आय में यदि कोई असमानता है उसे कम करे, उनकी स्थिति, सुविधाएं, अवसर को असमानता है ना जो उसे कम करना चाहिए। इसका सीधा साधा अर्थ क्या निकलता है कि राज्य को ना सिर्फ व्यक्तियों के बीच बल्कि समाज के अलग अलग समूहों जैसे गरीब अमीर, शहर गांव, महिला पुरुष के बीच असमानताओं को घटाना चाहिए। ये बहुत सी असमानताएं फैली हुई गरीब अमीरों के बीच में फैली हुई हैं, गरीब ज़्यादा वो होते हैं, अमीर, मतलब सब में समान हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, किसी को कम ना आंका जाए या किसी को वो ना किया जाए, तो ये चाहता है अनुच्छेद 38(2). ठीक है, अनुच्छेद 38 खंड 2। अब अनुच्छेद 39 देखिए, ये क्या कहता है कि राज्य निम्नलिखित नीतियों की दिशा में कार्य, मतलब अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 39 में निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार से करें। तो 39A क्या कहता है अपना कि सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन, मतलब जो सभी नागरिक हैं जिसके पास भी आजीविका के साधन नहीं है तो सभी को पर्याप्त आजीविका के साधन मिले, कोई भी ऐसा ना रहे कि वह काम नहीं कर रहा है या उसे कुछ काम मिल नहीं रहा है, ऐसी व्यवस्था हो, ये निर्देश दिया गया है। दूसरा निर्देश क्या कि संपत्ति का वितरण और नियंत्रण आम जनता के हित में हो, और यदि उनकी संपत्ति का वितरण है और नियंत्रण है जो वो आम जनता के हित में हो, ये निर्देश दिए गए हैं। धन का संकेंद्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना हो, मतलब जो धन है ना ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों के पास ही जा रहा है, सभी के पास जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। अब देखो, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों को अधिक वेतन दे रहे हैं, महिलाओं को कम दे रहे हैं, दोनों को समान वेतन मिले, ये निर्देश है। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, मतलब श्रमिकों की जो शक्ति और स्वास्थ्य है ना उसको सुरक्षित रखें, मतलब उन्हें उनकी शक्ति को मतलब बर्बाद ना करें, ये दिया गया है। और बच्चों और युवाओं का विकास हो, मतलब बच्चों और युवाओं के विकास के ऊपर ध्यान दें, ना कि उनके कम उम्र में उनसे काम कराएं या कुछ भी करें। इस प्रकार से ये अपना अनुच्छेद 39 कहता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 39 में ए क्या कहता है, अनुच्छेद 39 का ए है, एक खंड 1 कि समान और निःशुल्क न्यायिक सहायता मिलनी चाहिए। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 21 जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 40 क्या कहता है अपना, ग्राम पंचायतों का संरक्षण, ये अपना अनुच्छेद 40 कहता है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया कि राज्यों ग्रामों में पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसे अधिकार और शक्तियां सौंपेगा जो उन्हें आत्मनिर्भर और कार्यक्षम बनाए। मतलब राज्य क्या करे कि ग्रामों में ऐसे संगठनों का गठन करे जिससे क्या हो जाए, वो आत्मनिर्भर और उनके कार्यक्षम बने। तो ये है इसका उद्देश्य। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो देखो, राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे गांवों में पंचायतों, स्थानीय स्वशासन की इकाइयां, पंचायत होती हैं, की स्थापना करे और इन्हें इस प्रकार सशक्त बनाए कि वे अपने क्या करें कि वे अपने जो स्थानीय मामले हैं वह स्वयं संचालन कर सके। ये मांग की गई है अपने अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 40 में ये दिया गया है। ठीक है, और देखो इसकी मुख्य बातें क्या है, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यदि देखें तो ग्राम स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देना। पंचायतें हैं जो वो स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। राज्य का दायित्व क्या है, पंचायतों का गठन करना और उन्हें शक्तियां प्रदान करना। आत्मनिर्भरता क्या है, पंचायतें खुद निर्णय लें और विकास करें। ये थोड़ी सरल शब्दों में मैंने आपके लिए बता दिया। अब इसका ऐतिहासिक महत्व देख लो अनुच्छेद 40 का। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने माना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। क्या भारत की आत्मा किसमें, गांव में बसती है। ये किसने माना था, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। इसलिए उन्होंने कहा है
कि गांव को भी क्या हो। और महात्मा गांधी जी भी ग्राम स्वराज्य के बड़े समर्थक थे, ये भी है। उनका क्या सपना था कि हर गांव एक छोटा गणराज्य बने जो अपनी समस्याएं स्वयं हल कर सके। मतलब गांव में ऐसी व्यवस्थाएं हो कि वह स्वयं खुद, मतलब उन्हें राज्य तक ना जाना पड़े अपनी समस्याओं के लिए, ठीक है। हालांकि संविधान लागू होने के बाद भी पंचायतों को वास्तविक संवैधानिक दर्जा तुरंत नहीं मिला, ठीक है, ये नहीं मिला था तुरंत। बाद में 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये मैंने आपके लिए पंचायत, ठीक। अब इसमें देखो 73वां संविधान संशोधन के बारे में जान लो। 1992 में थोड़ी जानकारी ले लो कि पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा गया। पंचायतों के ढांचे, चुनाव, अधिकार और वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किसमें? इसमें। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तरों का ढांचा तय किया गया। ये किसमें किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसका सरल सीधा निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास कि अनुच्छेद 40 भारत में लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो गांवों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाता है। मतलब गांव को पूरी तरीके से अच्छे से किया जाए, उसे भी शहर जैसा किया जाए, ये पूरी बात अनुच्छेद 40 में हमारे लिए की गई है, ठीक है। तो आज हमने अनुच्छेद 40 तक जान लिया, कल से हम अनुच्छेद 41 से जानेंगे। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।